वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के बारे में परिचय ले रहे हैं, तो ये हमारा दूसरा वीडियो है। अगर हमारा पहला वीडियो आपने देखें तो हम सजेस्ट करेंगे कि पहला वीडियो देखें, फिर इस पे आएँ, मज़ा आएगा पढ़ने में। आपको एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, कह रहा है, देखिए पहला पॉइंट बोल रहा है, इसमें जो कुछ पॉइंट था उसमें पढ़ लिए थे, ये कुछ पॉइंट छूट गया था वो इसमें है सेकंड वीडियो में, फिर इसी तरह थर्ड फोर आते रहेगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। यानी अगर दुनिया में जितना अगर जो क्षेत्रफल है उसमें से जो भारत का क्षेत्रफल है वो मात्र कितना है, पूरा दुनिया का 2.42% है। मगर जनसंख्या में देखिए, जितना विश्व में जनसंख्या है उस जनसंख्या का 17.5 यानी 17.5% है। सोचिए, जनसंख्या में यानी कि क्षेत्रफल में कितना कम है, मगर जनसंख्या में देखिए कितना है, कुल जनसंख्या का 17.5% है। तो ये जो डाटा लिया गया है ये 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, इसके अनुसार है, अभी नया नहीं आया है। तो अभी हम लोग को यही याद रखना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है हमारा भारत का जो जनसंख्या है वो विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। याद रखना है इसको। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। चलिए दूसरा देखिए, कह रहा है, पहला पॉइंट क्लियर और दूसरा पॉइंट देखिए, भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,88,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि अगर क्षेत्रफल के बारे में देखें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो नंबर में एक्यूरेट इतना आएगा, ठीक ना। अगर नंबर में डाटा भी याद रख सकते हैं, मगर मोटे तौर पे 32,88,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो इसको आप याद रखना पड़ेगा, ज्योग्राफी में सब पॉइंट याद रखना पड़ता है डायरेक्ट कि क्षेत्रफल कितना है भारत का, तो 32,88,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन के बाद। चीन हमारा 1 नंबर पे आता है। अब ऐसा लग रहा है कि भारत 1 नंबर पे चला जाएगा, कुछ दिन बाद चीन पिछड़ जाएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत क्या नंबर पे आता है, दूसरा नंबर पे आता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,91,422 है। ये हमारा भारत का जनसंख्या ये है 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी भी पूछेगा ना जनगणना के अनुसार, तो यही बताना है। 2011 के जनगणना के अनुसार यही है, 1,21,91,93,422 हो गया। मगर अगर वर्तमान में देखें इंडिया का कुल आबादी, तो लगभग 1,38,00,00,000 हो गया है ना। इसको आप देख लीजिएगा, 1,38,90,46,200 ये हो गया हमारा वर्तमान का कुल आबादी हो गया इंडिया का। फिर देखिए, पूरब से पश्चिम भारत की अधिकतम लंबाई 2,933 किलोमीटर है, ठीक ना। जबकि उत्तर से दक्षिण भारत की अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर है। अब देखिए, समझते होंगे आप, तो देखिए यही पॉइंट कहा जा रहा है कि जो भारत की जो लंबाई चौड़ाई की बात किया जा रहा है, तो ये लंबाई हो गया। तो देखिए लंबाई जो हो गया ये उत्तर से दक्षिण का देखिएगा, उत्तर से दक्षिण, तो देखिए 3,214 किलोमीटर हो गया। और अगर हम इधर देखें पश्चिम से पूरब की ओर देखें तो 2,933 किलोमीटर है। तो आप ये भी पॉइंट याद रख सकता है कि हाँ कितना किलोमीटर इधर फैला हुआ है और कितना किलोमीटर इधर है। आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं, दिमाग में रखिएगा ये पॉइंट। तो यहाँ पे यही पॉइंट का मेंशन किया हुआ है कि पूरब से पश्चिम भारत की अधिकतम लंबाई 2,933 किलोमीटर हो गया, और जबकि उत्तर से दक्षिण भारत की अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर हो गया। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। यानी कि ये जो है ना स्थलीय सीमा है, जैसे होता है ना कि समुद्री सीमा भी होता है, तो स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ये सब पॉइंट आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, एकदम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना। एकदम बस जितना लिखा हुआ है कि भारत का स्थलीय सीमा कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। हालांकि जो पॉइंट समझाने वाला रहता है उसको हम समझा कर चलते हैं, एकदम थोड़े ना शॉर्टकट में है। आगे देखिए, कहा जाता है, देखिए वही वो हुआ कि स्थलीय सीमा था, आप देखिए यहाँ मिल जाएगा कि समुद्री सीमा। भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा 1,100 किलोमीटर है, ठीक ना। ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा कितना है, 1,100 किलोमीटर है। ये पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा देखिए, कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल खाड़ी तरफ पड़ता है और लक्षद्वीप जो अरब सागर को सम्मिलित करते हुए भारत की कुल समुद्री सीमा वो है 7,516.6 किलोमीटर हो गया। जैसे कि ये हो गया मुख्य भूमि की समुद्री सीमा, जैसे मुख्य भूमि है उसके बाद समुद्री सीमा जो इतना है। मगर अगर सबको शामिल कर ले, बंगाल की खाड़ी उसमें अरब के सागर सबको शामिल अगर हम कर ले उसमें, ठीक ना,
तो फिर हमारा 7,516 किलोमीटर हो जाता है, यानी 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है सबको सम्मिलित करते हुए। तो एग्जाम में आ जाता है, याद रखिएगा, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। और फिर ये दूसरा पॉइंट भी आपको याद रखना है कि सबको बंगाल के खाड़ी कहीं पर मिल जाएगा, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप मिल जाएगा, तो उसको मिला रहेगा अरब सागर, या तो हो सकता है। तो इस सबको सम्मिलित करते हुए भारत के कुल समुद्री सीमा हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। अगर इसमें शामिल नहीं करें, सिर्फ मुख्य भूमि कहीं समुद्री सीमा देखें तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, आप बात को समझिएगा, याद करना है इसको। आगे देखिए, फिर कह रहा है कि देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी कि अगर हम मैप पे देखें, देखिए इसको मैप पे देखिए, ये इंदिरा कॉल जो है, देखिए मेरा पेन अभी नहीं है मेरे पास, अच्छा पेन उपलब्ध अभी, हम अच्छा पेन अगर उपलब्ध करेंगे ना तो अच्छे से आपको दिखेगा, अच्छे रेटिंग में। तो आप इतना मैनेज करिए, बस समझिए, नीचे लिखा हुआ इंदिरा पॉइंट, ऊपर लिखा हुआ इंदिरा कॉल, बढ़िया से चल नहीं पाता है। तो देखिए, तो जो उत्तर में हो गया हमारा, तो उत्तर में देखिए लद्दाख श्रेणी, इधर लद्दाख है ना, तो इंदिरा कॉल इधर पड़ता है लद्दाख तरफ, है ना। और नीचे देखिए इंदिरा पॉइंट है ना, तो इंदिरा पॉइंट ये किधर पड़ रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कहा जाता है कि जो उत्तरी पॉइंट है, यानी भारत का हमारा जो उत्तर में जो पड़ रहा है वो इंदिरा कॉल कहलाता है, जो दक्षिण में पड़ता है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। और ये जो इंदिरा पॉइंट आप देख रहे हैं, इंदिरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इस इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो इतना सारा बात याद रखना है आपको कि इंदिरा कॉल पूछे किधर है, तो ये लद्दाख तरफ हो गया, ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट किधर है, तो इंदिरा पॉइंट हमारा ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह तरफ हो गया, और इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण लंबाई हो गया 3214 किलोमीटर, पूरब पश्चिम से पूरब की ओर लंबाई हो गया 2933 किलोमीटर। इतना सारा बात आप याद रखते हैं तो अच्छा खासा एग्जाम में सवाल बनेगा। सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं ना कि सिर्फ इससे ही। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं हम लोग बातों को। देखिए यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया। अभी बताएं कि दक्षिण जो होता है इंदिरा पॉइंट हो गया, इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, ठीक ना। यह इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सही बात है, नीचे तरफ वही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इधर स्थित है। ये पॉइंट हो गया हमारा। अगला देखिए, भारत का उत्तरी बिंदु हमारा क्या कहलाता है, इंदिरा कॉल कहलाता है, यह लद्दाख में स्थित है, पहले जम्मू कश्मीर में था। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार द्वीप पर स्थित है। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है ना, तो कह रहा है कि कौन द्वीप समूह पे, तो ये कौन सा द्वीप समूह पे है, ये बृहद निकोबार द्वीप पर है। कहाँ पर है, वहाँ पर तो है ही है। इंदिरा पॉइंट जो है हमारा वो अंडमान में तो है ही है, मगर कहाँ पे, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ पे, तो बृहद निकोबार, या उसी को कहते हैं ग्रेट निकोबार, ठीक ना, वहाँ पे है। आगे देखिए, आपको एक मिलेगा ना, मिलेगा प्रादेशिक जल सीमा, एक मिलेगा आपको प्रादेशिक जल सीमा। तो क्या होता है, प्रादेशिक जल सीमा का अगर डेफिनेशन अगर करें तो इसका डेफिनेशन यही होता है कि आधार रेखा से मापे गए 12 समुद्री मील की दूरी जो होता है, इसी को कहते हैं, इसी को प्रादेशिक सीमा कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं इसी को। तब पूछेगा भारत के प्रादेशिक जल सीमा कितना है, तो भारत का भी वही एक आधार रेखा माना जाता है, उसी आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक ये कहलाता है प्रादेशिक जल सीमा, ठीक ना। तो बोल सकते हैं कि नहीं कि प्रादेशिक जल सीमा बराबर क्या होता है, 12 समुद्री मील की दूरी, ठीक ना। और एक समुद्री मील में 1.85200 किलोमीटर होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, फिर आपको मिलेगा कि संलग्न क्षेत्र, ठीक ना, आपको मिलेगा, परेशान करेगा कि संलग्न क्षेत्र, ठीक ना। तो क्या होता है, जो हम प्रादेशिक जल सीमा देखें, ये प्रादेशिक यानी समुद्र में होता है, तो प्रादेशिक जल सीमा के आगे उसमें क्या हो रहा था कि जो हम देख रहे थे कि प्रादेशिक जल सीमा क्या था, तो एक आधार रेखा माना गया था, आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक था। मगर क्या होता है, जो संलग्न क्षेत्र होता है, ये प्रादेशिक सीमा जहाँ लास्ट करता है, तो प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 समुद्री मील तक होता है, ठीक ना। तो संलग्न क्षेत्र बराबर क्या हो गया, संलग्न क्षेत्र बराबर हो गया कि 24 समुद्री मील, कहाँ से, प्रादेशिक जल सीमा के आगे से 24 समुद्री मील तक, यह होता है हमारा संलग्न क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए, यानी समुद्र में प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 समुद्री मील की दूरी तक संलग्न क्षेत्र कहलाता है। पूछेगा संलग्न क्षेत्र किसको कहते हैं, तो कह देंगे समुद्र में प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 समुद्री मील की दूरी तक संलग्न क्षेत्र कहलाता है। और जो संलग्न क्षेत्र में भारत सरकार क्या करती है, भारत क्या करता है, उसको मतलब स्वच्छता प्रबंध यानी कि
और सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि समुद्र में है, समुद्र में हो गया प्रादेशिक जल सीमा। पहले नंबर मान लिए जल सीमा एक बन गया, जैसे कि एक आधार रेखा बन गया, आधार रेखा से 12 मील की दूरी तक ये हमारा हो गया प्रादेशिक जल सीमा। उसके बाद फिर प्रादेशिक जल सीमा के 24 मील की दूरी तक हो गया हमारा संलग्न क्षेत्र। तो संलग्न क्षेत्र में भारत क्या कर सकती है कि वहाँ पर पहला नंबर स्वच्छता का प्रबंध कर सकती है, उसके बाद उसके अंदर जो भी कोई आएगा तो उसे सीमा शुल्क लिया जाएगा। तो ये भी अधिकार किसको प्राप्त है, ये संलग्न क्षेत्र को, जो संलग्न क्षेत्र में आता है इसी को प्राप्त है, ठीक ना। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि संलग्न क्षेत्र में भारत को स्वच्छता प्रबंध एवं सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार प्राप्त है। हो गया, था कि नहीं? एकदम बहुत आसान पॉइंट है, कोई हार्ड नहीं है। चलिए, आ रहा है आपको समझ में ना? आ ही रहा होगा, नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। समझ में आ गया? प्रादेशिक जल सीमा क्या होता है, संलग्न क्षेत्र क्या होता है, एक और मिलेगा आपको, वो मिलेगा एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, ठीक ना। ये क्या होता है एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, ये संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील तक ये कहलाता है एकांतिक आर्थिक क्षेत्र। यानी समुद्र में संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील तक जो होता है ये क्या कहलाता है, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। समुद्र में वही पॉइंट लिखा हुआ है कि समुद्र में भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील तक है। एकांतिक आर्थिक क्षेत्र में भारत शोध कार्य जैसे ना होता है, पेट्रोल वगैरह निकाल रहा है, ये सब कर रहा है, ये सब कृत्रिम द्वीप बन गया। देखे होंगे बना के इतना सारा द्वीप बना है, कृत्रिम बनाया गया द्वीप। एक होता है नेचुरल द्वीप होता है, कोई कृत्रिम भी बनाता है। इस सब का निर्माण कर सकती है, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकती है ना, यानी खनिज वगैरह निकाल सकती है। तो आपको समझ में आया ना क्या क्या है। यहाँ पे प्रादेशिक जल सीमा हो गया कि एक आधार रेखा से मान लिया 12 समुद्री मील दूरी तक, इसका वैसे कोई काम नहीं होता, होगा कोई काम बट इतना नहीं। मगर हाँ, संलग्न क्षेत्र का काम यही है कि स्वच्छता प्रबंध करना है, उसके साथ ही साथ सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार है। जब सीमा शुल्क का वसूली करेगा तो स्वच्छता का प्रबंध करना ही पड़ेगा। तो संलग्न क्षेत्र का काम है कि स्वच्छता का प्रबंध और सीमा शुल्क। और जो एकांतिक आर्थिक क्षेत्र होता है, ये इसमें क्या होता है कि संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील तक होता है इसका क्षेत्र। इसमें क्या कर सकती है सरकार, भारत सरकार की कोई भी शोध कार्य कर सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम निकालना है, कुछ निकालना है, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकती है इसमें एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, इसलिए नाम है आर्थिक क्षेत्र। याद इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक ना। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके वो कुछ सरकार अर्जन करती है, ठीक है। अब आगे देखिए, भौगोलिक दृष्टि से भारत एक देश नहीं बल्कि उपमहाद्वीप है, आप लोग सभी जानते हैं, ठीक ना। क्योंकि इसमें कितना सारा, इस महाद्वीप में कितना सारा देश शामिल है, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये हमारा भारत जो है एक उपमहाद्वीप है, ठीक ना। ये ऐसा नहीं कि देश है, ठीक ना, मगर ये हमारा भारत जो है ये एक उपमहाद्वीप है, इसमें कई देश शामिल है। जैसे कि उपमहाद्वीप में हमारा खुद भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। सवाल पूछ सकता है ऐसा में, दे देगा कि इसमें से कौन उपमहाद्वीप में नहीं है, एक अलग ऑप्शन दे देगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। यह विभिन्न भौगोलिक इकाइयों से शेष एशिया से पृथक है ना। यही बात लिखा हुआ है, समझना बस इतना कि भारत हमारा उपमहाद्वीप है, इसमें कितना देश शामिल है तो देख लीजिए, बगल बगल में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब हमें सटल है सब, ठीक ना। तो कैसा लगा वीडियो आपको, ख़त्म हो गया, ठीक ना। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगेगा ना तो आपको एक काम करना है, वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पर नए बच्चे आते हैं या कोई भी नए पढ़ने के लिए आते हैं तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। लाइक करने से थोड़ा बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ मेरे वीडियो पर लाइक मिल रहा है, खुशी मिलती है कि चलो, बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, पहले लिखना पड़ता है, लिखते हैं तब जा करके फिर उसको फिर देखते हैं ना कितना देर बोलना पड़ता है, उसके बाद जा करके फिर काम होता है, ठीक ना। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।